तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीरों, मेरे जवानों, आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में। हाँ जी, गुरु केंद्र में जिसके अंदर जनरल साइंस को लेकर आप लोगों के लिए 28 मार्च 2021 का ऑफिशियल पेपर लेकर आया गया है। और ये लेंस डाउन का पेपर है, लखनऊ का लेंस डाउन का पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन समझा जाए और इतनी बारीकी और बेहतरीन तरीके से समझा जाए कि भैया एग्जाम में आप ही आप छाए, भाई आप ही आप छाए। तो छाने के लिए, वर्दी पाने के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कम होता है। अरे बाबा, दांत किस पीएच मान से कम हो जाए अगर मुंह का पीएच मान, तो दांत सड़ने लगेंगे भाई। तो भैया 5.5, अगर आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। और दांतों की बात करें तो दांतों की जो ऊपरी परत होती है वो बनती है एनामिल से। याद रखें, दांतों की जो ऊपरी परत होती है वो किससे बनती है? तो एनामिल से। और एनामिल जो है यही मानव शरीर का, मेरे वीरों, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो कौन सा है मेरे वीरों? कौन सा है? शाबाश, तो एनामिल है। एनामिल डन है। और साथ ही साथ याद रखे, दांत चमकते हैं किसके कारण? तो एनामिल के कारण। किसके कारण? एनामिल के कारण। जिसमें अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछे कि भैया लार का पीएच मान क्या होता है, तो यह भी ध्यान रखें, लार का पीएच मान, जो मुंह में लार बनता है उसका पीएच मान होता है 6.8। और इसी प्रकार अगर रक्त का पीएच मान पूछे या फिर स्पर्म का पीएच मान पूछे, रक्त या स्पर्म का पीएच मान कितना होता है? तो मेरे वीरों 7.4। याद रहेगा? ओहो, याद रहेगा ना भाई? बिल्कुल याद रहेगा। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनामिल। और जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगे तो दांतों के लिए ये एक चेतावनी है। खतरा है, खतरा वीरों, खतरा है। और इसी खतरे से हमें जीतना है। डन है? चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तांबे का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है। तांबा कितने तापमान पर गलने लगेगा? तो तांबे का जो गलनांक होता है वो होता है 1085 डिग्री। हाँ जी, 1085 डिग्री। और साथ ही साथ ध्यान रखें, तांबे का फॉर्मूला होता है Cu, कॉपर को ही तांबा कहा जाता है। और सबसे अधिक गलनांक पूछा जाए, सबसे अधिक गलनांक यानी सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो मेरे वीरों किसका होता है? बताएं जल्दी से। तो शाबाश, टंगस्टन का। किसका वीरों? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का सूत्र पूछे तो W, टंगस्टन का सूत्र पूछे तो W स्टार लगाकर लिख लो, आया हुआ है एग्जाम में। और अगर आपसे पूछे कि भैया कितना होता है टंगस्टन का गलनांक, तो वो होता है 3300 डिग्री सेल्सियस। जवानों, कितना होता है? 3300 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे ज्यादा होता है। और टंगस्टन का प्रयोग पूछे तो जो बल्ब होते हैं, हाँ जी बल्ब, तो बल्ब के तंतु जो फिलामेंट होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो टंगस्टन से बनाए जाते हैं। बल्ब के तंतु टंगस्टन से बनते हैं। और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लिखेंगे वीरों, एक और क्वेश्चन कि हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम से बनता है। किससे भाई? नाइक्रोम से। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए। हीटर का तार नाइक्रोम से वीरों, और बल्ब का तंतु टंगस्टन से। जिसका सूत्र पूछे, फॉर्मूला पूछे तो W बताना है। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, गन्ने का चीनी का आणविक सूत्र क्या होगा? तो भैया जो गन्ना यानी चीनी, तो पहले पता करें कि गन्ना यानी चीनी होता क्या है। तो याद रखें, सुक्रोज। गन्ने में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। फिर से वीरों, गन्ने में क्या पाया जाएगा? तो सुक्रोज पाया जाएगा। और सुक्रोज जो है ये द्विअणु शर्करा होता है।
क्या होता है वीरो? तो द्विअणुशर्करा होता है। और द्विअणुशर्करा में, अरे बाबा शर्करा मतलब ग्लूकोज, द्विअणुशर्करा में जो ग्लूकोज होगा वो कितनी बार होगा? द्वि मतलब 2 बार। ओहो, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रखें और सुक्रोज का अपने आप आ जाना है। तो ग्लूकोज का होता है C6H12 है O6, C6H12 है O6। और जब ये द्वि हो जाएंगे तो डबल हो जाएंगे, डबल यानी कि C12H24। चेक करें किसमें है, तो देखो C12H यहां पर 24 होना चाहिए, इसे करेक्ट करेंगे। अरे बाबा C12H24 और O 6 का डबल 12, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। और जब इसमें जल निकाल लेंगे यानी H2O निकाल लेंगे, मतलब 24 में से 2 गया 22, ऑक्सीजन 1 गया तो 11, यानी A टिक कर दीजिए। सीधी भाषा में कहें तो ग्लूकोज का ही डबल करने पर क्या आ जाएगा भाई? तो आपके सुक्रोज का फॉर्मूला आ जाएगा, जो गन्ना यानी चीनी में पाया जाता है। तो डबल कर देंगे और उसको हाइड्रोलाइसिस करना, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपका सेम यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो C12H22O11, C12H22O11। डन है मेरे जवानों। अगला देखें, शाबाश। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचार में मदद करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचार में मदद करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है? तो इसमें सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को हिंदी में लसिका कोशिका कहते हैं। सही आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बोलो वीरो, साथ में बोलो, लिम्फोसाइट। जवानों, क्या? लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये लिम्फोसाइट जो है ये WBC का ही एक प्रकार है। और WBC की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो WBC की सबसे छोटी कोशिका वीरो, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी पूछी जाए, WBC की सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले तो आपके सामने आना चाहिए आंसर भैया मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ी होती है और लिम्फोसाइट जो है वो सबसे छोटी होती है। फिर से, मोनोसाइट WBC की सबसे बड़ी कोशिका और लिम्फोसाइट जवानों, लिम्फोसाइट WBC की सबसे छोटी कोशिका, जिसके 2 भाग होते हैं। लिम्फोसाइट के 2 भाग होते हैं, अच्छे से समझकर चलें, एक बी सेल और एक टी सेल। फिर से वीरो, एक बी सेल और एक टी सेल। और जो टी सेल है ना, टी सेल जो है एड्स में प्रभावित होती है, एड्स में। तो एड्स किस कोशिका को प्रभावित करता है, जल्दी से बताएं। तो एड्स किस कोशिका को चोट पहुंचाएगा? तो टी सेल को पहुंचाएगा। फिर से वीरो, एड्स किस कोशिका को चोट पहुंचाता है? तो टी सेल को पहुंचाता है। एड्स दिवस पूछा जाए तो 1 दिसंबर। एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर। एड्स की जांच पूछी जाए तो जांच में नाम बताना है एलिसा टेस्ट। इंपॉर्टेंट है बाबा, ये सब पूछे जाते हैं। वायरस पूछे तो वायरस जवानों, वायरस होता है HIV। कौन सा वायरस होगा? HIV। और जब एड्स दिवस मनाते हैं ना तो उस दिन आपने देखा होगा बाजू पे लाल फीता बांधते हैं। तो फिर से, लिम्फोसाइट सबसे छोटी कोशिका, मोनोसाइट सबसे बड़ी और एड्स में प्रभावित होती है टी सेल। एड्स दिवस 1 दिसंबर, जांच एलिसा टेस्ट और वायरस HIV। भाई HIV देखा जाए वीरो। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खगोलीय दूरी को मापने के लिए, जी हाँ, खगोलीय दूरी को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है वीरो? सही इकाई कौन सी है? खगोलीय दूरी को मापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो देखा जाए, खगोलीय दूरी जो है वो बहुत बड़ी दूरी, यानी कि अरे बाबा, सूर्य से पृथ्वी से दूसरा ग्रह, इन सब के बीच की दूरी मापते हैं। ब्रह्मांड की दूरी जब मापते हैं तो भैया ब्रह्मांड आप किलोमीटर
मीटर में थोड़ी ना माप कराओगे, सही आंसर होगा इसका प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष होती है। और खगोलीय दूरी का एक और क्वेश्चन स्टार लगाकर लिखे जो पूछा जाता है कि भैया सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को, पृथ्वी के बीच की दूरी को मेरे वीरों, बीच की दूरी को कहते हैं खगोलीय दूरी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो खगोलीय दूरी अब एग्जाम में आपसे पूछे तो किसके बीच होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होती है, जो कि लगभग होगी, अरे बाबा, एक खगोलीय दूरी, एक एयू होती है 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। एक खगोलीय दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई मेरे वीरों, दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है पारसेक। क्या होती है? बोले साथ में, पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक, जिसमें 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। हाल ही में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लिख लीजिए, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और दूरी की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो सबसे छोटी इकाई वीरो होती है फर्मी। क्या होती है? फर्मी। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक और दूरी की सबसे छोटी इकाई फर्मी। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। डन होगा भाई, डन होगा, बिल्कुल होना चाहिए, शाबाश। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है भाई, किसका अध्ययन है? तो वनस्पति में वनस्पति यानी पेड़ पौधे आएंगे भाई। तो पौधों के जीवन का अध्ययन, पादप का अध्ययन, पौधों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। किस में किया जाता है? वनस्पति विज्ञान में, यानी बोटनी में किया जाता है। और इसके जनक पूछे जाएं, इसके जनक पूछे जाएं तो बोटनी के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रॉस्टस। हाँ जी, थियोफ्रॉस्टस, थियोफ्रॉस्टस। और थियोफ्रॉस्टस जो है वो अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। और अरस्तु के बारे में पूछा जाए तो अरस्तु पशु के जीवन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो जंतु विज्ञान, पशु के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जंतु विज्ञान, जिसका जनक है अरस्तु। कौन है भाई? अरस्तु। और मानव के जीवन के बारे में भी, मानव के जीवन के बारे में भी आप कहीं ना कहीं जंतु विज्ञान में भी पढ़ते हो। लेकिन अगर मानव के क्रिया के बारे में पढ़े, उसका शरीर कैसे काम करता है, तो इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मानव क्रिया विज्ञान। लिख लो, मानव क्रिया विज्ञान। लिखा या नहीं लिखा भाई वीरो? लिखा या नहीं लिखा? मानव क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी कहते हैं। और पक्षियों के जीवन के बारे में पढ़ना और निथोलॉजी, ओहो, पक्षियों का अध्ययन, बोले साथ में, बोले, आवाज आनी चाहिए यहां तक। पक्षियों का अध्ययन और निथोलॉजी, मानव क्रिया विज्ञान का अध्ययन फिजियोलॉजी, पशुओं का अध्ययन जूओलॉजी, जंतु विज्ञान जिसके जनक अरस्तु, और पादप विज्ञान थियोफ्रॉस्टस। थियोफ्रॉस्टस। डन है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून आने का कारण क्या है? अरे बाबा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, याद रखें, ऊंचाई बढ़ेगी तो दाब जो है वो क्या होगा? कम होता जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून क्यों आता है? क्योंकि उच्च मंडलीय दाब, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? उच्च मंडलीय दाब। तो उच्च वायुमंडलीय दाब या फिर निम्न वायुमंडलीय दाब, जल्दी से बताएं, उच्च वायुमंडलीय दाब या फिर निम्न वायुमंडलीय दाब। तो जब हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, कम होगा। कम मतलब होता है निम्न, यानी आप ए टिक कर दीजिए बाबा, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण ऊंचाई पे जाने से क्या आ जाता है? नाक से खून। ओहो, नाक से खून। जब जब आप ऊंचाई पे जाएंगे दाब जो है वो कम होता जाएगा। जब जब आप ऊंचाई पे जाएंगे दाब जो है वो कम होता जाएगा। और जब दाब कम हो जाता है तो
ऊंचाई पर जाने से कुकर में खाना देर में पकेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कुकर में खाना देर में पकेगा। अरे बाबा ऊंचाई पर जाने से दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, जिससे खाना देर में पकता है। ओहो, नाक से क्या आ जाता है? खून आ जाता है। नाक से क्या आ जाता है? खून आ जाता है। और एक फेमस क्वेश्चन जो स्टार लगाकर लिखेंगे, फाउंटेन पेन की, हाँ जी, फाउंटेन पेन की स्याही फाउंटेन पेन की स्याही क्या होगी? तो भैया बाहर निकल जाती है, बाहर आ जाती है। तो ये ऊंचाई पर जाने से होता है, ऊंचाई पर जाकर दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। डन है? चलिए आगे देखें, शाबाश। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? प्राकृतिक नहीं, प्राथमिक ईंधन है। अरे बाबा प्राथमिक ईंधन वो होता है जो आपको प्रकृति खुद देती है, आप उसे नहीं बनाते। बाबा प्रकृति जो है कोयला देती है आपको। कोयला जो है वो प्राथमिक ईंधन हो गया। कौन सा ईंधन हो गया भाई? प्राथमिक ईंधन हो गया। और बात करें कोयले की, तो कोयले की गुणवत्ता मेरे वीरों, कोयले की गुणवत्ता जो है उसमें मौजूद कार्बन से मापी जाती है। किससे? कार्बन से। अरे बाबा कोयले की गुणवत्ता उसमें मौजूद कार्बन से मापी जाती है। ठीक है, कार्बन से मापी जाती है। कोयले में कार्बन जितना ज्यादा होगा, वीरो साथ में बोलो, कोयले में कार्बन जितना ज्यादा होगा, कोयले में कार्बन जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा कोयला होगा, उतना अच्छा कोयला होगा। जिसको अगर हम प्रकार में बांट दें तो 4 प्रकार के कोयले होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, बोलो 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 वीरो, कौन सा? एंथ्रासाइट। एक होता है बिटुमिन्स, बोले साथ में बोलते रहें, याद करते रहें, बिटुमिन्स मेरे वीरो, विटुमिन्स। और एक हो गया लिग्नाइट मेरे जवानों। और आखिर में आता है पीट, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट में, यानी 90%। इसमें होगा 80%, यहां पर हो जाएगा आपका 30%। ओहो, 30 से 50% होता है इसमें। ठीक है, डन है, डन। और यहां पर 27%, कई बार यहां 50 लिख लो, 50% ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ध्यान से अब समझें, सबसे ज्यादा किसमें कार्बन? एंथ्रासाइड में। तो ये सबसे अच्छा हुआ, क्या हुआ? सबसे अच्छा। और सबसे कम कार्बन किसमें बाबा? पीट में। तो ये सबसे बुरा मतलब निम्न किस्म का कोयला कौन सा हो गया? तो भैया पीट। और उच्च किस्म का कोयला, सबसे अच्छा कोयला कौन सा हो गया? तो एंथ्रासाइट। और बात करें लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि भूरे कोयले से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को जाना जाता है। डन है? किसे? तो लिग्नाइट को। शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन वीरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस में पाया जाएगा? ओह, प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक पाया जाता है लाल में। और अगर लाल ऑप्शन नहीं मिला ना तो टिक कर देना बैंगनी। तो बताएं लाल ऑप्शन है या नहीं है? ये रहा भाई, ये रहा, यानी कि ए, लाल में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। सबसे कम पूछे वीरो, तो सबसे कम जो होता है वो होता है हरे में। सबसे कम कौन से रंग में होगा? तो हरे में होगा। ओहो, सबसे कम होता है हरे रंग में। डन है? प्रकाश संश्लेषण जो है वो कौन सी घटना है? तो यह एक रासायनिक घटना है। कौन सी घटना है? तो रासायनिक घटना है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक घटना है। डन है? तो ये सब आप याद रखें, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक घटना है जिसमें सबसे कम हरे रंग में होगा और सबसे अधिक लाल और बैंगनी रंग में होगा। डन है? चलिए शाबाश। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है वायु गतिकीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं? ओह, वायु गतिकीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो वायु की गति का विज्ञान जो है वो क्या है भाई, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वायु और गैस के प्रभाव में गति का विज्ञान। अरे बाबा नाम में ही छुपा है वायु गति।
तो वायु और गैस की जो गति है उसी विज्ञान को क्या कहते हैं? वायु गतिकीय विज्ञान। डन है। एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, से क्या कहते हैं? एरोडायनामिक्स। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। और ये भी याद रखें कि वायु की गति किससे मापी जाती है? तो वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। लिखा जाए इसे स्टार लगा के, ओहो मेरे बाबू, लिखा जाए मेरे वीरों, लिखा जाए स्टार लगाकर कि भैया वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। इसी प्रकार अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कोरोनोग्राफ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कोरोनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कोरोनोग्राफ तो बहुत लोगों को पता नहीं। कोरोना जो होता है वो क्या होता है भाई? मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा मेरे लल्ला, बीमारी की बात नहीं कर रहा। कोरोना जो है सूर्य की लपटें जो होती है ना, उसी को कोरोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। बात समझ में आई? तो कोरोना जो है, जो कोरोना यानी किरिट है, सूरज की जो किरिट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। डन है। तो सूर्य के कोरोना का अवलोकन या फोटो खींचना क्या कहलाएगा? तो कोरोनाग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोरोनाग्राफ। डन है। इसको एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी पूछता है कि सूर्य ग्रहण के समय, जब सूर्य ग्रहण हो जाएगा तो सूर्य तो ढक जाएगा, तो सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य की लपटें दिखाई देती हैं, यानी सूर्य का किरिट वाला भाग दिखाई देता है। तो सूर्य के ग्रहण के समय हमें कौन सा भाग दिखाई देगा? तो किरिट यानी कोरोना भाग दिखाई देगा, जिसके अंदर हाँ जी, जिसके अंदर एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं, एक्स किरणें बनती हैं। कौन सी किरणें बनती हैं? एक्स किरणें बनती हैं। बात समझ में आ गई? और साथ ही साथ ये भी लिखें स्टार लगाकर कि सूर्य के सतह का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो बाबा 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई भाई? बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आ गई। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पहला गणना उपकरण कौन सा है? अरे बाबा, कौन सा गणना उपकरण सबसे पहले था? तो दुनिया का सबसे पहला गणना उपकरण जो माना जाता है वो अबेकस माना जाता है। अबेकस। क्या माना जाता है? अबेकस। डन है। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि भैया कंप्यूटर का जनक कौन है, तो कंप्यूटर का जनक होते हैं भाई कौन? चार्ल्स बेबेज। नाम बोलें साथ में, कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। याद होना चाहिए ये नाम, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक। और कंप्यूटर का आधुनिक जनक पूछ ले पजल करने के लिए, तो कंप्यूटर का आधुनिक जनक अगर आपसे पूछे तो आधुनिक जनक में नाम बताते हैं एलन ट्यूरिंग का। किसका? एलन, ये एल है, ट्यूरिंग। बोलें साथ में, एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर का आधुनिक जनक कहा जाता है। बात समझ में आ गई हो गई? अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी इकाई है, किसका यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है भाई, ये है यूनिट किसकी? तो फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। डन है। किस में मापा जाएगा? हर्ट्ज में मापा जाएगा। इसी प्रकार दाब की इकाई क्या होती है? तो पास्कल होती है। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल। और वायुमंडलीय दाब बोले, वायुमंडलीय दाब बोले तो वायुमंडलीय दाब मेरे वीरों, वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। क्या होती है? बार। हाँ जी, बार। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। बल भी है तो बल की इकाई लिख लो। बल की इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। और इसको एग्जाम में आपसे पूछा था एक बार कि बल की सीजीएस इकाई क्या है, यानी ये पुराने पद्धति के अनुसार बल किस में मापा जाता था? ओह, पुराने जमाने में बल किस इकाई में मापा जाता था? तो बल की एक और इकाई होती है जिसे आप डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन। तो बल की इकाई सीजीएस के अनुसार क्या होती है? डाइन होती है। डन है? डन होना चाहिए भाई, डन होना चाहिए। अगला देखें, अगला वीरो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से, हाँ जी, निम्नलिखित में से
किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है? अरे इनमें से कौन सा, जी हाँ, इनमें से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी एआई। एआई शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हो। आपने पिक्चर देखी होगी ना भाई, देखी होगी। कौन सी? तो भैया आपने आयरन मैन देखा होगा। आयरन मैन के सूट में क्या है? उसका अपना एआई है। वो कैमरा खरीदने जाते हो तो उसमें एआई होता है ना, वही एआई। तो एआई की खोज किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी? तो जॉन 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 मैकार्थी ने। किसने की थी? तो जॉन मैकार्थी ने। याद रहेगा जी, जॉन मैकार्थी इसका सही आंसर हुआ। जॉन मैकार्थी, टिक कर दीजिए। डन है। अगला देखें, शाबाश। अगला क्वेश्चन क्या है? देखा जाए, देखा जाए मेरे वीरों, देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था मेरे वीरों? तो रिवॉल्वर का आविष्कार हमारे कोल्ट साहब ने किया था। किसने किया था? तो कोल्ट साहब ने, यानी कि डी, सैमुअल कोल्ट बिल्कुल आंसर होगा सही। इसका क्या आंसर होगा? सैमुअल कोल्ट। तो ये ध्यान रखें, ये आपके 15 बेहतरीन क्वेश्चन थे जिसे आपने समझना था, सीखना था, बेहतर बनना था भाई, और जीतना था एग्जाम में। डने डने डने। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। याद करें इसे। जय हिंद।